prism has internal angles 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तुम्हें ऑप्शंस में 4 ग्लास प्रिज्म दिख रहे हैं। चारों में ही एंगल्स कितने हैं? एक में 90 है, एक में 45 है, एक में 45 है। आगे क्या बोला है? The glass prism has a critical angle of 45 degree. ग्लास प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। Which of the following ray diagram depicts the possible path of the light through the prism? मतलब इनमें से कौन सा रे डायग्राम सही लग रहा है? तो देखो ए में तो कुछ खास एलिमिनेशन टाइप हम नहीं देख पा रहे। बी ऑप्शन अगर तुम देखो ना तो उसमें दोनों रेज ही प्रिज्म पे घुस रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों रेज प्रिज्म पे घुस रही है ना? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन अगर हम देखें, दोनों ही रेज प्रिज्म से बाहर निकल रही है, फिर क्यों डाली लाइट? प्रिज्म से, प्रिज्म कोई लाइट थोड़ी बना रहा है, लाइट थोड़ी बाहर निकलेगी। और सिर्फ इसी डायग्राम में इस रे का पाथ सेम जा रहा है ना? तो ये सही ऑप्शन होगा। अ क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर। ये असर्शन है। असर्शन क्या है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर वायलेट कलर। मतलब क्रिटिकल एंगल वायलेट कलर के लिए मिनिमम होगा। ये बात सही है या गलत है? बताओ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं विबग्योर, ठीक है? यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, मतलब लैम्डा मिनिमम है फॉर वायलेट, है ना? और म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा मिनिमम है, इसका मतलब म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होना चाहिए। और हमने साइन सी 1/sin c इज इक्वल्स टू म्यू पढ़ा है, मतलब कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल, यानी कि म्यू अगर मैक्सिमम है तो सी मिनिमम होना चाहिए, यानी कि वायलेट कलर के लिए क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा। असर्शन इज ट्रू। आगे देखो, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर्स। ये तो गलत ही हो गया। ब्लू की कहाँ मैक्सिमम है? रेड की मैक्सिमम है, तो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। अदर कलर्स भी तो गलत है ना, अदर कलर्स जो लिखा हुआ है। हाँ, ब्लू ऐसे बीच में आ रहा है। हाँ, तो वो तो वैसे ही कहाँ मैक्सिमम है, वो तो बीच में आ रहा है। मैक्सिमम तो रेड है। A compound microscope consists of an objective lens of focal length इतना। देखो फोकल लेंथ दे रखा है तुमको ऑब्जेक्टिव का 0.82 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है? एंड एन आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल लेंथ दे रखा है 2.9 सेंटीमीटर। आगे देखो, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 0.91 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंथ। और ऑब्जेक्ट की ये जो होती है, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम ले लेंगे 0.91 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये दोनों क्या है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? ये दोनों ऐसे लेते हैं हम, ये दोनों कौन से? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों की पॉजिटिव ही लेंगे ना फोकल लेंथ। The image is formed on the near point. Near point मतलब 25 सेंटीमीटर, far point मतलब infinity, यानी कि d डिस्टेंस पे बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? That the angular magnification of the microscope, ये तो कैपिटल एम हम लिखते हैं ना, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ही होता है। तो इसका फॉर्मूला बताओ d डिस्टेंस पे एंगुलर मैग्निफिकेशन का, बताओ। मुझे बताना है क्या? हाँ, बहुत बड़ा सा था, 1 प्लस डी माइनस v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई। और अगर है ना मैंने पूछ लिया होता इन्फिनिटी पे तो ये 1 हटा देते हैं, ठीक है? सही, ठीक है। अब देखें, माइनस v नॉट रख दे, v नॉट तो इन्होंने दिया नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा। v नॉट कैसे निकाले बताओ? लेंस फॉर्मूला से। लेंस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अलग लगाते हैं, आई पीस के लिए अलग लगाते हैं, तो मैं फॉर ऑब्जेक्टिव लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वी नॉट चाहिए। वी नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव से इमेज का डिस्टेंस। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हम लिखेंगे 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, है ना? अब FO हमें दे रखा है तो 1/0.82 इज इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/VO।
UO, ये भी UO ही दे रखा था ना, ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस, फिर भी एक बार देख, डिस्टेंस दे रखा है तो माइनस 0.91, ये माइनस प्लस बना देंगे तो प्लस 1/0.91, और ये 1/0.82, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो VO इज इक्वल्स टू 1/0.82 माइनस 1/0.91। अब कहाँ करूं, इसकी फोटो खींच लो, चलो इसके आगे करो, हम ले लें हम 0.82 इंटू 0.91, एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 0.91 माइनस 0.82 इज इक्वल्स टू 1/V0, 1/V0 इज इक्वल्स टू नीचे 0.82 इंटू 0.91, इसको माइनस कर दे, 0.91 माइनस 0.82 क्या आ जाएगा, यहाँ 8 यहाँ 1, हाँ 0.09, तो यहाँ आ जाएगा 0.09। इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लेती हूँ तो V0 इज इक्वल्स टू 0.82 इंटू 0.91 अपॉन 0.09, अप्रोक्सीमेटली 8.29, V0 इज इक्वल्स टू 8.29 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम पुट कर लेते हैं, FE कितना आया था, FE कितना गिवन था हमें, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस हमें दे रखा था 2.9 सेंटीमीटर, D हमें पता है ये 25 सेंटीमीटर होता है, और U0 हमने अभी पुट किया इधर माइनस 0.91 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर सकते हैं, माइनस V0 अपॉन U0 1 प्लस D अपॉन FE इज इक्वल्स टू माइनस V0 हम ये पुट कर देते हैं 8.29 अपॉन U0 ये रहा माइनस 0.91, 1 प्लस 25 अपॉन FE 2.9, इसको बस सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 87.54, ये आंसर। कोई नहीं, अब अगला देखते हैं, रे डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, सेम जो डेरिवेशन कराया था ना उसका डायग्राम बनाने को बोला है, डेरिवेशन भी करने को नहीं बोला, तो एक बना देना ऑब्जेक्टिव लेंस, एक बना देना आईपीस, है ना। इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसको LO लिख देती हूँ, इसको LE लिख देती हूँ, रिवाइज करा रही हूँ, FO यहाँ पर FO होगा, कुछ यहाँ पर इसकी FE होगा, यहाँ पे कुछ FE होगा, इसका फोकस, इसका फोकस, इसका फोकस, इसका फोकस, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से एक लाइन मैंने बनाई पैरेलल, इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 मान लेते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 मान लेते हैं, पैरेलल आई फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आई अनडिफ्रेक्टेड जाएगी, यहाँ पर बनी इमेज, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, पैरेलल रेज आई फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई अनडिफ्रेक्टेड चली गई, इसको करना है पीछे एक्सटेंड, यहाँ बन गई हमारी इमेज, बस इनका नाम दे देना A B, ये A डैश B डैश, ये A डबल डैश B डबल डैश, ये डायग्राम बनाना था उससे, ठीक है। A तो ठीक है, डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, उसका डेरिवेशन YouTube पे देखें। दीदी बताओ ना कौन सा है, यही नहीं पाया मुझे लेंस मेकर, मैं लिंक भेज दूंगी आज, ठीक है। बताओ उस कौन सा फॉर्मूला है इसमें, ये वाला 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही नहीं पाया मुझे, मैंने गूगल पे मेरी शक्ल की आपकी ये वाला देखो, equiconvex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55, refractive index 1.55, equiconvex lens में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा है equiconvex दोनों सरफेस मतलब कॉन्वेक्स है, और इक्वी मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसका R होगा तो इसका भी R होगा, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है, और बोथ फेसेस द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, मतलब R1 माना अगर इसको, R2 माना तो दोनों ही R लिख दिए हमने, सेम है, ठीक है। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड if the focal length is to be 10 सेंटीमीटर, हाँ, इसका बताओ, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होनी चाहिए,
अगर हमें फोकल लेंथ चाहिए 10 सेंटीमीटर तो कौन सा फॉर्मूला R लगाएं? is equals to 2F. नहीं नहीं, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अरे देखो ये बोल रहे हैं लेंस टू बी मैन्युफैक्चर्ड, लेंस बनाना है, लेंस लेकर फॉर्मूला 1 is equals to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 1 upon f दे रखा है 10 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव ही होता है, इक्वल्स टू म्यू दे रखा है 1.55 माइनस 1। r1 और r2 सेम है तो दोनों को r लिखेंगे, r माइनस। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए अगर मैं मान रही हूँ इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये कुछ ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना, इसके लिए ये कुछ ये वाला जो पॉइंट होगा ये पोल होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्टेंसेस लेंगे। तो अगर इसको हम देखें ना तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ आ रहा होगा इस पार्ट के लिए, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से आगे की तरफ है, तो एक के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी और दूसरे के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी। इसके लिए देखो, इसके लिए पोल ये रहा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरफ होगा, तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि नेगेटिव, तो एक का प्लस में लेना है, एक का प्लस आर लेंगे, एक का माइनस आर लेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन माइनस आर, इसको भी मैं ये वाला ब्रैकेट बना देती हूँ, 1 अपॉन 10 एज इट इज, ये आ जाएगा 0.55 और 1 अपॉन आर माइनस माइनस क्या R1 कौन सा लिया आपने इसमें? चलो मैं वापस अच्छे से बताती हूँ। ये एक लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसमें इस सरफेस के लिए मैं मान लेती हूँ किसी इस स्फीयर से आया होगा, इस सरफेस के लिए मान लेती हूँ कुछ इस स्फीयर से आया होगा, इस सरफेस के लिए इसका सेंटर ये हो गया, ये हो गई R1, इस सरफेस के लिए इसका सेंटर कुछ ये हो गया, ये हो गई R2, यहाँ से यहाँ तक बना दी, थोड़ी ऊपर बनाइए, होती एक ही लाइन में है समझाने के लिए, ठीक है, ये हो गया R2। अगर मैंने माना इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है तो पोल से हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं ना, तो इस वाले के लिए पोल से हम अगर इधर जाएंगे, पोल से इधर जाएंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो है, तो R1 तो हो गया पॉजिटिव और इस वाले सरफेस के लिए इसका पोल ये है, दूर जाएंगे तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में R2 हो गया नेगेटिव और दोनों R ही हैं, तो ये प्लस R हो गया और ये माइनस R हो गया, तो एक R एक माइनस R, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन R, ठीक है, 1 अपॉन 10 एज इट इज, इसका पॉइंट हटा के मैंने 0 0 कर दिया, इस 0 से ये 0 काट दो, ये उधर गया 10 और नीचे गया 55 इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे R, ऊपर आएगा 2, हाँ R एलसीएम, हाँ इस R को इधर भेज देते हैं, 2 एज इट इज, 55 ऊपर नीचे 10, तो 5 2s are 10, 5 2 10 11 अपॉन 10, तो 11 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इसकी फोटो ले लो। क्वेश्चन 4, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म, ये मैंने शायद लिखवा दिया था ना, ये डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, वापस से चलो लिख ही लेती हूँ। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ कौन सा रे था वो, रिफ्रैक्टेड रे इज डेविएशन एंगल थ्रू अ प्रिज्म, बस। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, लिखवा दिया है पर चलो फिर भी लिख लेती हूँ। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे and the direction of refracted ray passing through a prism, is called deviation angle। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, इट रिप्रेजेंट्स डेविएशन ऑफ इंसिडेंट एंगल फ्रॉम इट्स पाथ
इट्स पाथ, ठीक है। अच्छा बी वाला देखो, ऑब्टेन रिलेशनशिप ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस सी। ये वाला भी डेरिवेशन अपन ने कर रखा है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा टफ नहीं है। और सी वाला राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। किसका? बी वाले का ये फॉर्मूला ही तो है, ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस सी। और सी वाला राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अभी अभी लिखवाया था मैंने, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई, R1 इक्वल्स टू R2। दो कंडीशन है, इनको लैंग्वेज में चाहो तो थोड़ा लिख देना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, और थोड़ा ऐसे डायग्राम भी बना के रिप्रेजेंट कर देना तो और अच्छा लगेगा। इंसिडेंट रे आई, तुमने नॉर्मल बना दिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा दिया, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे चले गए, इधर नॉर्मल बना दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पर डेल्टा दिखा दिया, यहाँ R1 दिखा दिया, यहाँ R2 दिखा दिया, ये E दिखा दिया, ये I दिखा दिया। इतने में तो coin is placed at a beaker is filled with refractive index। देखो क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, ठीक है। अप टू अ हाइट ऑफ, कितनी हाइट तक फिल कर रखा है? h हाइट तक बीकर फिल है, तो ये एपरेंट हाइट होगी, रियल हाइट होगी? h उसके तक फिल है ना। हाँ रियल होगी, रियल होगी ना, हाँ। हकीकत में फिल है ना, हाँ। रियल है, रियल हाइट है, रियल हाइट या रियल डेप्थ लिख लेते हैं ना। अच्छा अब ये पेरेंट पूछ रहा है। हाँ, तो अ कॉइन इज प्लेस्ड एट इट्स बॉटम, the depth of the coin when viewed along the near normal will be h upon 4/3 mu is equals to h upon 4 क्या? हाँ रुक जाओ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। एपरेंट डेप्थ को मैं उधर ले आई, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो h अपॉन म्यू है 4/3, तो 3 ऊपर गया तो 3h/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस करा है? तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो -30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में जाता है, 30 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी हाफ होगी, R/2 होता है फोकल लेंथ, R/2, तो 40/2 कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगी। प्लस में होगी या माइनस में होगी? कॉनकेव है, नेगेटिव में माइनस में होगी। कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसकी नेगेटिव में होगी। आगे बोलो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि V निकालना है, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है। 1/f इक्वल्स टू 1/v। ये मिरर है कि लेंस? मिरर है, तो प्लस 1/u। इसमें वैल्यू बस पुट करनी है, 1/-20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-30। 1/-20 ये माइनस में है, ये उधर जाके प्लस में आएगा, 1/30 समझ में आ जाएगा ना सबको। अभी लग तो रहा है कि हम कर लेंगे, एग्जाम में तुम गलती करके आते हो। 3 2 जा 60 माइनस 3 आएगा प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/60 इक्वल्स टू 1/v। तो v कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। वेरी गुड, माइनस, ये माइनस में था तो -60/u कितना है? -30। इस माइनस से ये माइनस काट दो तो -2 आ गया मैग्निफिकेशन आंसर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। बताओ इसमें क्या करें? सबसे बताओ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? वो एक ऐसे था और एक हाँ, वेरी गुड। एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होगा, एक सरफेस प्लेन होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ, इसकी इफेक्टिव यानी कि टोटल फोकल लेंथ तुमको दे रखी है इस कॉम्बिनेशन की, कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर दे रखी है। इज मेड ऑफ अ मटेरियल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तुमको 1.4। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस, इसका रेडियस निकालना है। ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकालना है, ठीक है। तो हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये अंडरस्टूड होना चाहिए
कि लेंस मेकर फॉर्मूला में 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही चीज़ें दे रखी है इसमें, f दे रखा है, म्यू दे रखा है, r निकालना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लेन सरफेस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो यह हमें हमेशा याद रखना है कि प्लेन सरफेसेस के लिए r हमेशा इन्फिनिट होता है, ठीक है। क्यों इन्फिनिट होता है? अगर मैं कोई बहुत बड़ा स्फीयर देखूं, जैसे कि अर्थ है, लिखवाया भी तो था। लिखवाया था क्या? हाँ, प्लेनर से याद आता है, वो स्टार्टिंग में लिखा था इन्फिनिटी पे आता है वो। ठीक है, अच्छी बात है, इसको याद भी कर लेना। हाँ, जैसे हम अगर एक और एग्जांपल से बता रही हूँ, जैसे हम अर्थ को देखें ना, तो हम जहाँ पर खड़े हैं वो एक प्लेन सरफेस है, पर ये प्लेन सरफेस एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो इसलिए इसकी रेडियस इन्फिनिटी मान लेते हैं हम कि किसी बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट होगा, बहुत ही बड़े स्फीयर की रेडियस इन्फिनिटी होगी, ठीक है, इसलिए इसकी रेडियस हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो R2 तो मैं ले रही हूँ इन्फिनिटी, और R1 मुझे निकालना है, उसको मैंने R मान लिया। 1/f, f तुमको दे रखा है 16 पुट कर दिया, इक्वल्स टू म्यू भी दे रखा है 1.4 माइनस 1, 1/r1 को r रख दिया माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, इसको भी ध्यान रख लेना। 1/इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया? 0 हो गया। 1/16 एज इट इज, 1.4 माइनस 1 तो मतलब 0.4 हो गया। 1/r एज इट इज, इस r को इधर भेज रहे हैं, 16 को इधर भेज रहे हैं, तो r डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया। 4/10 लिख दूं इसको, और 16 ऊपर आ जाएगा, 64/10, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 6.4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इसको फोटो खींच लो। और क्योंकि देखो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये होगा डबल कॉन्वेक्स जिसके दोनों सरफेसेस ही कॉन्वेक्स हैं, ठीक है, with each face having same radius of curvature, R1 R2 माना, दोनों बराबर हैं, मतलब R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R लिख रही हूं मैं, ठीक है। हाँ, आगे देखें, having same radius of curvature is made by the glass of refractive index, इसका refractive index तुमको दे रखा है n, म्यू भी ले सकते हैं, इन्होंने n दिया है तो अपन n रखेंगे। its power is, इसका पावर निकालना है। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, जो कि मैंने शायद पहले भी तुमको बताया था, ये लेंस है ना, इसका ये वाला सरफेस कुछ इस स्फीयर से आया होगा, इसका ये वाला सरफेस कुछ इस स्फीयर से आया होगा, तो इस वाले सरफेस के लिए ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो पोल से अगर मैंने माना कि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसी डायरेक्शन में पोल से जा रहा है, तो इसका रेडियस R1 तो पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। और इस सरफेस के लिए हम देखें तो इसके पोल से, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। तो R1 को मैंने माना पॉजिटिव, ठीक है, प्लस R मान लिया, और R2 को मैंने मान लिया नेगेटिव, माइनस R मान लिया, ठीक है। अब देखो, ये तो समझाने के लिए था, आगे देखो क्या बोल रहा है, पावर ही निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बताओ? लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखना ध्यान से, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्या हम 1/f को p लिख सकते हैं, पावर, इज इक्वल्स टू म्यू को n पुट करना है, n माइनस 1, 1/r1 r माइनस 1/r2 माइनस r इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज, 1/r भी एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/r। इसको सॉल्व करो, p इज इक्वल्स टू n माइनस 1 एज इट इज, एलसीएम आ जाएगा r और ऊपर आएगा 1 + 1 2, तो p इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1/r आंसर। क्वेश्चन 11 का पार्ट फर्स्ट। अच्छा, सेकेंड वाला देखो, a double convex lens of power p with each face having same radius of curvature, वही डबल कॉन्वेक्स लेंस है। DD2F, हाँ, इसको हमने कट कर दिया परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने कट कर दिया, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी, वन पार्ट, पावर
P/2 ये जो दो लेंस थे, P/2 हाँ, तो ये 2f में कट होंगे, तो पावर इनवर्स में होगी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, तो p/2 आंसर है p/2. Above two parts are kept in contact with each other as shown in the figure. The power of the combination will be, बताओ क्या करें? ये जो दोनों लेंसेज हैं, है ना, ये जो दो पार्ट हमने कट करके बनाए थे, इनको अब एक साथ रख दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे, प्लस हो जाएंगे ना. हाँ. पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इन कांटेक्ट के लिए यही था. हाँ, वेरी गुड. P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो P/2 प्लस P/2, तो LCM आ गया 2, 2P आ गया ऊपर, तो आंसर आ गया P. ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया P. एक मिनट रुकना. हाँ, अगला क्या है? A double convex lens of power P with each face having the same radius of curvature is cut along its principal axis. तो जब किसी लेंस को हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करते हैं तो पावर चेंज नहीं होती है, P ही रहेगी. ठीक है, और उनको कांटेक्ट में कर दिया, तो द टू पार्ट्स आर अरेंज एज शोन इन द फिगर. तो इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है, तो इसका भी P होगा, इसका भी P होगा. हाँ, वेरी गुड. P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो P प्लस P इक्वल्स टू 2P आंसर है. ठीक है. हाँ, अगला देखो, और वाला है B, और में है B वाला. हाँ, two convex lenses of focal length 60 centimeter and 20 centimeter are held coaxially in contact with each other. The power of the combination is. दो convex lenses हैं, इनको साथ में रखा हुआ है. एक की फोकल लेंथ है तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर और दूसरे की है 20 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स हैं तो दोनों की पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी. आगे आर हेल्ड कोएक्सियली, कांटेक्ट में है, तो द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज. सबसे पहले हमें फोकल लेंथ से पावर निकालना पड़ेगा. इसको मैं F1 मान रही हूँ, इसको मैं F2 मान रही हूँ, तो P1 इक्वल्स टू 1/F1. क्या मैं ऐसे ही रख दूँ 60? मीटर में रखना होगा. हाँ, वेरी गुड. इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 60/100, तो 0.6 मीटर आया. ये भी 0.2 मीटर आएगा, तो P1 इज इक्वल्स टू 1/0.2, तो पॉइंट हटा के 10 लगा दो, तो 5 डायोप्टर आंसर आया P1. अच्छा सॉरी, 0.6 था, 2 रख दिया मैंने, 0.6, तो ऊपर 10 आ गया, तो 10/6 ही ले लेते हैं अभी, 10/6 डायोप्टर. और P2 इक्वल्स टू 1/F2 इक्वल्स टू 1/0.2, ये है 0.2, पॉइंट हट के ऊपर 10 आया, 5 डायोप्टर. P1 और P2 हमारे पास आ गया, तो कॉम्बिनेशन का कैसे निकालेंगे, इधर निकाल लेते हो. P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और P1 आया 10/6 और ये आया हमारे पास 5. LCM ले लेंगे तो 6 आएगा नीचे, 10 प्लस 5 6 हो गया 30, तो 40/6. इसको कट कर देते हैं 23, तो आ गया 3 5 15, 3 6 18, 6.6 डायोप्टर. ये आंसर है. A ray of light passes through a triangular prism. Show graphically how the angle of deviation varies with the angle of incidence. Hence, define the angle of minimum deviation. हाँ बताओ, ग्राफिकली शो करना है. वही वाला एक प्रिज्म, उसमें इन्होंने दिखा रखा है. फर्स्ट वाले के लिए ग्राफ बना देना, डेफिनेशन लिख देना, जो कि लिखवा दी मैंने, है ना, सेम टू सेम. बस अब सेकंड वाले में ये बनेगा. सेकंड वाला देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल ए and suffers a deviation angle delta. Prove that the refractive index n of the material of the prism is given by n is equals to sin a plus delta upon sin a. बताओ कैसे करें. पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बना लेते हैं. रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली. नॉर्मल मतलब नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मली मतलब नॉर्मल के अलोंग ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो अनडेविएटेड निकल जाएगी. यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना. उसके आगे देखो, शो ग्राफ, नहीं रुको,
ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म एंगल ए है, इसका प्रिज्म एंगल ए है, एंड सफर्स अ डेविएशन ऑफ डेल्टा। अब डेविएशन देखो कैसे सफ़र करेगी, थोड़ा अच्छे से बना रही हूँ मैं। ऐसे आई, नॉर्मल के अलॉन्ग आई है इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पर डेविएशन होगा। ये मैंने इस सरफेस के लिए नॉर्मल बनाई, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है। और क्या R1 भी 0 हो जाएगा इस सरफेस के लिए। ये तो हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये हो गया R2। ये बात समझ में आ रही है। अब हम दो तीन चीज़ें देख सकते हैं। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। आई 0 हो गया, तो ई इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए लिख सकती हूँ एक तो मैं, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। हाँ, तो ई भी 0 होना चाहिए ना। ई क्यों? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता था। यहाँ दो अलग अलग सरफेसेस हैं, और जो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई बोल रहे हो ना, वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में है, होता है। यहाँ मिनिमम डेविएशन कहाँ लिखा हुआ है? अब R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए कहाँ दे रखा है? वो फर्स्ट अलग है, सेकेंड पार्ट में नहीं बोला ना, मिनिमम डेविएशन कहाँ बोला है? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। R1 क्या है? 0 है, तो R2 इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने निकाली, ये हमें यहाँ पर काम आएगी। अब इस पॉइंट पे मैं लगा रही हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, तो म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ के लिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं डायरेक्ट 1 लिख दूँ, इज इक्वल्स टू साइन ई हो गया, ठीक है। समझ में आया मैंने कैसे किया? म्यू साइन R2 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन ई कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था? फॉर्मूला में n, तो म्यू की जगह में n लिख दूं, फॉर्मूला में n दे रखा है, तो n को एज इट इज इस साइन R2 को नीचे ले आते हैं, तो साइन e एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, और साइन R2 एज इट इज, और e की जगह में ये पुट कर रही हूँ, हाँ R2 की जगह a पुट करूंगी, e की जगह ये, तो साइन डेल्टा प्लस a अपॉन साइन a, यही हमें प्रूफ करना था। तो n इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा प्लस a अपॉन साइन a, hence proved. Refractive index is the refractive index, अभी भी नहीं छोड़ रही फोन, रख दो इधर। The refractive index of the prism क्या है? √2 है। If the refracting angle of the prism is, a कितना है? 60 डिग्री। फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब यहाँ मिनिमम डेविएशन वाले फॉर्मूला लगाने, म्यू इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, सब दे रखा है, म्यू दे रखा है √2, साइन a दे रखा है 60 डिग्री, प्लस डेल्टा मिनिमम हमको निकालना है, अपॉन 2 अपॉन साइन 60 बाय 2, साइन 30 लिख दूँ डायरेक्ट, और साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 को उधर भेजेंगे, √2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, ठीक है। √2 से यहाँ एक √2 काट देंगे तो 1/√2 आ जाएगा, इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। 1/√2 को क्या मैं साइन 45 लिख दूँ, इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। साइन से साइन काट दो, 45 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। इस 2 को उधर भेज देंगे, तो 45 इंटू 2 हो गया 90, और ये 60 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम हमारे पास आ गया 30। आंसर फोटो की। फॉर concave mirror of focal length f, the minimum distance between the object and its real images. बढ़िया क्वेश्चन। कम से कम डिस्टेंस कितना हो सकता है ऑब्जेक्ट में और रियल इमेज में? गुड। तो अगर ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है, और मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है 0। आंसर वेरी गुड, एक्सपेक्टेड नहीं था।
Why is a reflecting telescope preferred over a refracting telescope? Justify your answer giving 2 reason. अब काव्या बताएगी इसका आंसर. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर रिफ्रैक्टिंग? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्रोमैटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन ये दोनों नहीं आते ना, क्योंकि वो लेंस में आते हैं. इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन. ठीक है, और क्या था? और मैंने एक और चीज बताई थी कि लेंस को ना हमें एक ही पीस से कट करना पड़ता है, पर मिरर हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं. तो मिरर हम बहुत बड़े बड़े डायमीटर्स का भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में तो मिरर ही यूज होता है. तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप काफी बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं और बेटर ऑब्जर्वेशन हो सकती है इनसे. और साथ में इनमें लॉस भी कम होता है. मिरर जो होता है ना वो कम एब्जॉर्ब करता है, मतलब डिम लाइट नहीं, मतलब डिम इमेज नहीं बनाता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है लाइट रेस को. ठीक है, पर लेंस एब्जॉर्ब करता है लाइट रेस को. तो अगर हम मिरर यूज करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में तो थोड़ी ब्राइट इमेज बनती है, अच्छी इमेज बनती है. और बताओ और क्या रीजन हो सकते हैं? और बताओ. लेंसेस भारी होते हैं, मिरर थोड़े हल्के होते हैं, तो वेट कम हो जाता है हमारे टेलीस्कोप का. सस्ता भी होता है, लेस एक्सपेंसिव. जो आंसर की में लिखा हुआ है उस फॉर्म में लिखवा देती हूँ, उसकी फोटो खींच लेना. और हाँ, एक और पॉइंट, रिजोल्यूशन अच्छा होता है मिरर्स का एज कंपेयर टू लेंस. तो ये सारे पॉइंट्स मैं लिखवा देती हूँ, है ना. सबसे फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा? नो क्रोमैटिक एब्रेशन. हाँ, इसका रीजन भी लिखवाऊंगी मैं. नो क्रोमैटिक एब्रेशन क्यों होगा? बिकॉज मिरर्स आर यूज्ड. बिकॉज मिरर्स आर यूज्ड. क्रोमिक है वो, क्रोमैटिक नहीं है. जो भी है. नहीं, मैंने तो क्रोमैटिक लिख रखा है. सानी ने क्रोमिक लिख रखा है. क्रोमैटिक है. नहीं, मिरर, बिकॉज मिरर्स आर यूज्ड. सेकेंड हो गया नो स्फेरिकल एब्रेशन. नो स्फेरिकल एब्रेशन. एब्रेशन. हाँ, नो स्फेरिकल एब्रेशन. ड्यू टू यूज ऑफ पैराबोलिक. ड्यू टू यूज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स. ये एनसीईआरटी नहीं, सॉरी, ये ना तुम्हारी आंसर की में लिखा हुआ है ऐसा कि नो स्फेरिकल एब्रेशन ड्यू टू यूज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. अब सुन नहीं रही हो फिर मुझसे पूछोगी. हाँ दीदी, क्या बोला मैंने? आंसर की में लिखवाइए. क्या लिखवाया है? कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है कि नो स्फेरिकल एब्रेशन ड्यू टू द यूज ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. ये क्या है? कॉनकेव मिरर यूज होता है ना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, तो उसी को पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोला है. पैराबोलिक ऐसा शेप होता है, ये कॉनकेव मिरर का ही तो शेप है. हाँ, मतलब थोड़ा आंसर की में टफ लैंग्वेज यूज हो रखी है. तुम ये भी लिखोगे चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है. थर्ड हम लिख सकते हैं कि वेटलेसनेस, मतलब मशीन का वेट कम हो जाता है तो इजी मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है. इजी मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है. तुम क्रोमिक इनमें ही अटक जाओ, ये याद मत करना. रिक्वायर्ड. हरकतें ही ऐसी हैं. मिरर वेटलेसनेस, मतलब मिरर का वेट कम हो जाता है. मिरर वेटलेस, मिरर वेट, वे लेस लिख देती हूँ. वे लेस मतलब कम हो जाता है मिरर का वेट. एंड कैन बी सपोर्टेड. कैन बी सपोर्टेड ओवर एंटायर बैक सरफेस. ओवर एंटायर बैक सरफेस. ठीक है, और कौन सा पॉइंट रह गया? हाई रेजोल्यूशन पावर. फोर्थ हो गया हाई रेजोल्यूशन पावर. इनमें से कोई दो लिखने हैं. दीदी, अगर हम क्रोमिक और स्फेरिकल एब्रेशन को मिला के ये 2 पॉइंट लिख दे तो चल जाएगा आराम से. चल जाएगा ना दीदी. हाई रेजोल्यूशन पावर. ये तो आपने खींच ली. अगला क्वेश्चन देखें.
कितने बचे हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं। अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ, अब देखो इसको ध्यान से सुन लो, इन्होंने डेरिवेशन ही पूछा है, पर देखो लैंग्वेज ऐसी खतरनाक है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए कि क्या पूछ लिया। यू एंड मी के बीच में A spherical surface of radius of curvature r separates two media of refractive indices n1 and n2. A point U in medium of refractive index n2 and its image is formed by the surface at distance v1 in the medium of refractive index n2. Derive a relationship between U and v. एक डेरिवेशन कराया था ना रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए, रेयर टू डेंसर मीडियम वाला। mu1 अपॉन, हाँ वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा याद है। अपॉन v माइनस हाँ mu1 अपॉन u इज इक्वल्स टू mu2 माइनस, हाँ वेरी गुड, ये वाला mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r, इसका डेरिवेशन करना है इसमें, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6.0 सेंटीमीटर हैज़ अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप्ड। अब देखो पीछे है ना एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन दिया है ये कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला है, पहले चलो मैं बनाती हूँ ये सॉलिड स्फीयर। हाँ ये सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं वो डाउन करके फिर इसको लगाना हैज़ अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर एक छोटा सा एयर बबल ट्रैप्ड है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फ्रॉम इट्स सेंटर सी, इस सेंटर है इसका सी shown in the figure. The refractive index of the material of the sphere is, इस sphere का refractive index है 1.5. Find the apparent position of this bubble when seen through the surface of a sphere from an outside point E in the air. इस point E से जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें क्या निकालना है, इसकी पोजीशन निकालनी है। Find the apparent position of this image, कि हमें कहाँ दिखाई देगी इसकी इमेज। क्या करें, क्या करें, निकालेंगे। देखो ये जो हमारा फॉर्मूला था, अरे वो नहीं मिक्स मत करो। अब देखो ये एक पैटर्न है कि अगर तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला डिराइव करने को बोला है ना, तो वही क्वेश्चन उसी से न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r, पर ये डायरेक्ट नहीं लगाना है क्योंकि इन्होंने ना कंडीशन रिवर्स कर दी है। हम क्या क्या देख रहे थे, रेयर टू डेंसर देख रहे थे ना, अब ऑब्जेक्ट डेंसर में है, डेंसर से रेयर देखना पड़ेगा, तो बस 2 को 1 कर दो, 1 को 2 कर दो, बाकी फॉर्मूला एकदम सेम। मतलब mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल्स टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r, ये फॉर्मूला लगाना है। mu1 क्या है, एयर का 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं mu1 को लिख देती हूँ 1, v हमें निकालना है, माइनस mu2 1.5, u कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस mu2 कितना हो गया 1.5 हो गया, अपॉन r कितना है, रेडियस देखो कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। और ये कौन सा सरफेस है, कॉनकेव है, हाँ ठीक है। 1 अपॉन वी एज इट इज, माइनस माइनस हो गया प्लस 15, इसमें से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, 30 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5, क्या माइनस 0.5 आएगा अपॉन 6, इससे कट गया। ये mu1 आएगा ना, तो mu1 ये आना चाहिए ना, 1 आना चाहिए ना mu1। एयर का mu1 एयर का ही तो है, आप डेंसर से रेयर ले रहे हो ना। mu1 हमेशा ना रेयर मीडियम को ही लेते हैं हम, अच्छा एयर, ठीक है, और ये mu2 है, ओके ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 2, इसमें से पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 5 से काट देते हैं, 5 × 5 5 × 5 5 2 जा, माइनस 1 अपॉन 12 आ गया, 1 अपॉन वी एज इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। मुझे लग रहा है कुछ माइनस साइन वगैरह में दिक्कत आ गई है। कहाँ दिक्कत आई है, शायद मुझे लग रहा है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना,
ये भी नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव होनी चाहिए ना, क्योंकि पोल से यहाँ तक होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर, तो पोल से हम दूर ही तो जा रहे हैं, तो नेगेटिव होनी चाहिए ना 6 रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं सोच भी रही थी पर मैंने लिखा नहीं, पता नहीं, ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, प्लस 1/12 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 1 - 2 6 × 12 6 आएगा, तो 1/v इक्वल्स टू -5/12 आएगा। तो इसका उल्टा करो, v इज इक्वल्स टू -12/5, तो v आ गया हमारे पास 5 2 × 10 0.5 4 × 20 सेंटीमीटर, मतलब -2.4 सेंटीमीटर है। आ रहा है समझ में? इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, -12/5 और -2.4 सेंटीमीटर। देखो अगला, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो कितनी अच्छी स्टोरी बता रखी है तुमको। स्ट्रॉन्शियम टिटेनेट इज अ रेयर ऑक्साइड, अ नेचुरल मिनरल फाउंड इन साइबेरिया. It is used as a substitute for diamond because its refractive index and critical angle are 2.41 and 24.5 degree respectively, which are approximately equal to the refractive index and critical angle of diamond. It has all the properties of diamond. Even an expert jeweler is unable to differentiate between diamond and strontium titanate. A ray of light is incident normally on one face of an equilateral triangular prism. अब अपने काम की चीज आई है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इस पे नॉर्मली एक रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब अनडिफ्लेक्टेड चली जाएगी। हाँ, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम प्रिज्म ABC मेड ऑफ स्ट्रॉन्शियम टिटेनेट, एंगल ऑफ, ये भी दे रखा है प्रिज्म 60 डिग्री, तो ट्रेस द पाथ ऑफ द रे शोइंग इट्स पैसेज थ्रू द प्रिज्म। मतलब हमें बस डायग्राम बनाना है, इतनी सी बात। हाँ, तो कैसे बनाए? और ऐसे नहीं कि बस ऐसे बना के आ गए हम, नहीं, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाना है। जब इन्होंने स्पेशली डायग्राम ही पूछा है तो हम अच्छे से बनाएंगे। चलो मैं बड़ा बनाऊं इसको। ओ दीदी मैडम देखो नॉर्मली लाइट रे आ रही है, नॉर्मली, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये भी 90 होगा। और इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, 90 + 60, तो ये कितना होगा? 180 में से माइनस कर दो दीदी, 30 डिग्री। देखो 60 + 30 + 90 180 हो गया, ये 30 डिग्री होगा। यहाँ पर बना दो एक नॉर्मल, कि यहाँ पर ये इस सरफेस पे जो एंगल आ रहा है ना, सुनो, इस सरफेस पे जो एंगल आ रहा है 30 डिग्री है, और इसका क्रिटिकल एंगल 2.41 दे रखा है, यानी कि थीटा 30 डिग्री इज ग्रेटर देन, सॉरी एंगल दे रखा है 24.5 डिग्री, 24.5 डिग्री दे रखा है, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल आ रहा है, तो क्या TIR हो जाना चाहिए? तो ये लाइट अंदर ही बेंड कर जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ नॉर्मल बना देना, ये एक्चुअल डायग्राम हो जाएगा, और ये 60 डिग्री रहेगा। नहीं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी है, तो कैसे निकालें? म्यू इज इक्वल्स टू c/v, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। तो वेलोसिटी के लिए v को उधर भेज दिया, c एज इट इज, म्यू को इधर भेज दिया, ठीक है। c को हम रखेंगे 3 × 10⁸, और म्यू कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? डायमंड का लेना है, ये स्ट्रॉन्शियम टिटेनेट का 2.41, 24.5 था एंगल, क्रिटिकल एंगल, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर मैं डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, 1.24 × 10⁸ मीटर/सेकेंड आ जाएगा, है ना। ये हो गया बी ऑप्शन का। और सी वाला देखो, सी वाले में हमें एक्सप्लेन करना है एप्लीकेशन ऑफ टू एप्लीकेशन ऑफ TIR, ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी, और एक होता है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। मतलब डायमंड इतना चमकता क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे TIR हो रहे होते हैं, तो एक ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हो गया। और दूसरा हम बोल सकते हैं मिराज फॉर्मेशन। मिराज समझते हो? कहीं दूर रेगिस्तान में जब हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जो असल में नहीं होता, उसको मिराज बोलते हैं। तो मिराज फॉर्मेशन, तो ये 5-6 पॉइंट हो गए, इनमें से 2 लिखने होंगे एग्जाम में।